Hello students, so I welcome you all to this new session of design of steel structures with me Shashank Avasthi. This is my photograph and these are my details. I have discussed about my introduction in the first lecture. If you haven't watched that lecture, kindly go and watch that for a better introduction of mine. So moving forward, today we are going to talk about a new topic, that is design of welded connections. Design of welded connections we are going to talk about. We have completed the design of bolted connection in the previous lecture. In this lecture we are going to talk about design of welded connection. So basically what exactly are we going to deal up with? We are going to talk about it slowly, okay, so that you can take hold of the concept. तो वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है, वेल्डेड कनेक्शन कैसे डिजाइन किया जाता है, वेल्डेड कनेक्शन क्यों डिजाइन किया जाता है, इन सब चीजों पे अभी हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो वही सवाल आता है, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो सबसे पहले उसको क्वेश्चन करो कि व्हाई डू वी डिजाइन अ वेल्डेड कनेक्शन। तो वेल्डेड कनेक्शन हम इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि ये ज्यादा फिक्सिटी प्रोवाइड करता है, हाई लेवल ऑफ फिक्सिटी, ठीक है हमारे पास। तो इस टाइप की कनेक्शंस में ये होता है कि जो रिस्ट्रेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है उस मेंबर के ऊपर। देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज ऑल्सो यूटिलाइजेज द एंटायर सेक्शन, यूटिलाइजेज द एंटायर सेक्शन। देखो क्या रहता है, बोल्ट में सिर्फ वही एरिया जो बोल्ट के नीचे आ रहा है, सिर्फ वही एरिया यूटिलाइज होता है। जबकि वेल्ड में क्या होता है कि पूरा क्रॉस सेक्शन जिसके ऊपर वेल्ड लगाया जाएगा वो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन को वो यूटिलाइज करवाता है। तो इट इज मच मोर इकोनॉमिकल, ठीक है। तो यही दोनों है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमें एक लॉजिकल बेसिस पे जस्टिफाई करना आना चाहिए कि व्हाई डू वी यूज अ वेल्डेड कनेक्शन। तो यही दोनों मेरे हिसाब से ज्यादा एप्ट हैं। और भी बहुत सारी हैं, आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये दोनों से काम बन जाएगा, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास देखो बहुत अलग अलग टाइप के वेल्ड्स होते हैं। हमें बेसिकली दो टाइप के वेल्ड्स के बारे में पढ़ना है, पहला होता है फिलेट वेल्ड और दूसरा होता है बट वेल्ड। पहला होता है फिलेट वेल्ड और दूसरा होता है बट वेल्ड, ठीक है। ये बट वेल्ड का मोस्टली यूज थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए किया जाता है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो प्रोविजंस है बट वेल्ड से रिलेटेड उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिलेट वेल्ड जो होता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो हम बिल्कुल जैसा मैं आप समझ पा रहे होंगे कि फिलेट वेल्ड से क्योंकि न्यूमेरिकल और वेल्डेड थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस टॉपिक मोर। इस टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट वेल्ड से रिलेटेड हम उतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये हो गए दो चीजें, टाइप्स और वाई। नाउ द थर्ड थिंग इज, अब हम लोग आते हैं काम की बात पे, यानी अब हम लोग आते हैं फिलेट वेल्ड पे, ठीक है। हम लोग आते हैं फिलेट वेल्ड पे। तो फिलेट वेल्ड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सो फिलेट वेल्ड बेसिकली दिखता कैसे है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लें कि फिलेट वेल्ड बेसिकली दिखता कैसे है। तो देखो क्या रहता है ना कि ऐसे मान लो कि एक ये गजेट प्लेट है हमारे पास, ये यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो मान लो कि ये हमारे पास एक गजेट प्लेट है यहाँ पे, और इस गजेट प्लेट के, ये गजेट प्लेट है यहाँ पे, दिस इज द गजेट प्लेट विच वी हैव, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव दिस मेंबर, ओके। सो दिस इज द मेंबर एंड दिस इज द गजेट प्लेट, है ना। मैंने इसके बारे में आपको इसके पहले भी बताया है, इस लेक्चर के पहले, कि गजेट प्लेट क्या होती है। तो दिस इज द गजेट प्लेट जो इस मेंबर को अपने साथ जोड़े हुए हैं, एंड दिस इज द मेंबर, है ना। तो अब देखते हैं कि फिलेट वेल्डिंग कैसी होती है। जैसे मान लो कि ये मेंबर है
तो ये इतने एरिया में ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, इन एजेस पे जहां पे इन दोनों एरियाज की ओवरलैपिंग हो रही है, इन एजेस पे आई एम गोइंग टू डू द वेल्डिंग, ठीक है। तो वेल्डिंग मैं यहाँ पे करता हूं ताकि ये जो दोनों क्रॉस सेक्शन है ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ सके, ठीक है। तो अब ये वेल्डिंग को थोड़ा सा और मैं माइक्रोस्कोपिक टर्म में अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखता हूं तो ये कैसा नजर आता है हम उसको भी देख लें। तो बेसिकली दिस लुक्स लाइक दिस। नाउ देयर इज दिस मेंबर, देयर इज दिस मेंबर, देयर इज दिस मेंबर। तो ये हो गया ऊपर वाला मेंबर, ये हो गया नीचे वाला मेंबर मेरे पास, मतलब ये हो गई नीचे जो है ये हो गई गजट प्लेट मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास ऊपर जो ओवरलैपिंग वाला मेंबर है ये वो हो गया। जब मैं इसको बड़ा करके देखूंगा तो इट विल बी लुकिंग लाइक अ ट्रायंगुलर फेस, ये ट्रायंगुलर फेस की तरह नजर आएगा हमें यहाँ पे। और ये जो ऊपर वाला ये जो रेड कलर से ये जो मार्क है, दिस इज गोइंग टू बी द वेल्ड, ये हो जाएगा वेल्ड हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द वेल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है एक टिपिकल फिलेट वेल्ड का। मतलब फिलेट वेल्ड अगर कहां करता है, जहां पे ओवरलैपिंग होती है, जहां पे ओवरलैपिंग होती है दो मेंबर की, ठीक है, वहां पे उनके जंक्शन पॉइंट पे हम फिलेट वेल्ड को देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड बेसिकली एक टाइप का लैप जॉइंट है, एक टाइप का लैप जॉइंट है। क्या है? लैप जॉइंट। जो बोल्टेड कनेक्शन में जो लैप जॉइंट आते थे वो तो होते ही हैं, इसके अलावा जो वेल्डेड कनेक्शन में जो लैप जॉइंट होता है वो फिलेट वेल्ड की मदद से किया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक्स की वेल्ड दिखाई कैसा देता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन अ न्यू टर्म दैट इज थ्रोट थिकनेस। I am going to define a new term that is throat thickness, या thickness के पहले throat section, पहले तो throat section होता क्या है उसे समझने की जरूरत है। throat section क्या होता है ना। तो throat section क्या होता है? throat section, देखो throat section वो critical section होता है जिस critical section पे ये वेल्ड फेल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब वो टीयरिंग होती है हमारे पास तो मैंने दो सेक्शन आपके सामने बनाए थे, एक सेक्शन में ग्रॉस एरिया यील्डिंग हो रही थी, एक सेक्शन में नेट सेक्शन रप्चर हो रहा था। यहाँ पे थ्रोट सेक्शन वेल्ड के अंदर एक सेक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, हाइपोथेटिकल सेक्शन होता है, एक हाइपोथेटिकल सेक्शन वेल्ड के अंदर हम डिफाइन करेंगे, और ये जो सेक्शन होगा ये सबसे वीकेस्ट सेक्शन माना जाता है किसी भी वेल्ड का। समझिए मेरी बात को। तो थ्रोट सेक्शन क्या होता है? थ्रोट सेक्शन इज द वीकेस्ट सेक्शन, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द वेल्ड, वेल्ड का सबसे कमजोर सेक्शन होता है, ठीक है। जो वीकेस्ट सेक्शन जहां पे फेलियर होता है, फेलियर होता है, जिस सेक्शन पर फेलियर होता है उस सेक्शन को मैं कहता हूं थ्रोट सेक्शन, ठीक है। तो थ्रोट सेक्शन क्या होता है? फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। इट इज अ हाइपोथेटिकल सेक्शन व्हिच वी अज्यूम दैट इट अकर्स इनसाइड द वेल्ड एंड दैट इज द वीकेस्ट सेक्शन एंड एट दैट सेक्शन द फेलियर विल अकर। समझ रहे हो मेरी बात कि कभी भी अगर एक वेल्ड फेल होगा तो वो थ्रोट सेक्शन पर ही फेल होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब थ्रोट सेक्शन समझ लिया तो थ्रोट सेक्शन हम दोबारा से उसी वाले क्रॉस सेक्शन को एक बार बना के देखते हैं जिससे हमें थोड़ी सी आसानी जाए चीजें समझने में। तो ये हमारे पास कुछ एक थोड़ा बड़ा हम लोग बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास दो सेक्शंस थे और ये मेन मेंबर था और ये गजट प्लेट थी और इन दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब हम वो बना लेते हैं जिसका हमें पढ़ना है। दिस इज द वेल्ड, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये वेल्ड का भरा हुआ है, मतलब दिस एरिया इज फिल्ड विद द वेल्ड मटेरियल। ये वेल्डिंग हो गई है इस एरिया में, ठीक है। तो ये जो दोनों जो सेक्शन है ना, ये वाला वर्टिकल और ये वाला हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये दोनों के दोनों वेल्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। अब क्या हो रहा है कि हमें एक थ्रोट सेक्शन को डिफाइन करना है।
तो जनरली क्या होता है कि हम थ्रोट सेक्शन को लेके चलते हैं इन दोनों के जंक्शन पॉइंट से लेकर इस हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी को थोड़ा सा आप लोग बड़ा करके देख लिया अगर, तो मैंने क्या बनाया कि दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया, कोई बात नहीं। दिस इज अ ट्राइंगल, ये वही बेल्ट का ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये वो ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल के ऊपर ये जो सेक्शन है, कौन सा जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इसके ऊपर ये जो सेक्शन है ये 90 डिग्री का एंगल यहां बनाएगा। यानी इस जंक्शन पॉइंट से ये जो मेरे पास ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ओ मैं इन दोनों को नाम देता हूं, दिस इज ओ, दिस इज ए, सिमिलरली दिस इज ओ, दिस इज ए। तो ये जो हमारे पास जो सेक्शन आएगा ओ ए सेक्शन, ठीक है। ये देखो मैं इस सेक्शन को बिल्कुल सामने से देख रहा हूं। बेसिकली ये एक लेंथ के अबाउट, जितना लंबा वेल्ड होगा उतनी लंबी लेंथ के अबाउट ये सेक्शन क्या है, एक प्लेन का शेप ले लेगा, ठीक है। यानी ये जो सेक्शन है, ये जितने पॉइंट पे, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने ये जो वेल्ड बताया था, इस पूरी वेल्ड की लेंथ की अबाउट, ये जो इस पूरी वेल्ड की लेंथ होगी, इस पूरी वेल्ड की लेंथ के अबाउट एक प्लेन, छोटा सा एक प्लेन हमें देखने को मिलेगा। उसी प्लेन को मैं कहता हूं थ्रोट सेक्शन, ठीक है। या इस प्लेन का कोई खास नाम नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि वो जो थ्रोट सेक्शन होता है वो एक प्लेन का शेप ले लेता है पूरे वेल्ड की लेंथ के अबाउट, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये मैंने आपको समझा दिया कि थ्रोट जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ होती है, इसे हम लोग कहते हैं थ्रोट थिकनेस। थ्रोट सेक्शन की जो लेंथ होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस मैं एक एक करके बताऊंगा कि ये मैं क्यों डिस्कस कर। जो थ्रोट थिकनेस होती है, दैट इज डिफाइंड बाय द लेटर टी विद अ सबस्क्रिप्ट स्मॉल टी, ठीक है। और ये जो थ्रोट थिकनेस होती है, इसकी वैल्यू को मैं ज्योमेट्रिकली निकालता हूं बाय, अब देखो अगर मेरे पास ये कुछ वेल्ड का साइज है एस, ठीक है, ये कुछ वेल्ड का साइज है एस यहां पे, और मेरे पास जैसे मान लो ये जो एंगल है इन दोनों फेसेस के बीच, जो वेल्ड जो है ये कुछ एंगल बना रही है अल्फा। अब अगर ये एस और एस बराबर हो गए, तो जैसे ये मान लो ये S1 है, ये S2 है अभी, तो अगर S1 और S2 अगर बराबर हो गए, तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि अल्फा की वैल्यू 45 डिग्रीज के बराबर है। अब आप सिंपल ज्योमेट्री यूज करो इस ट्राइंगल में, जैसे मान लो इसका नाम मैंने B दे दिया, इसका नाम मैंने C दे दिया। तो इस ट्रायंगुलर सेक्शन में सिंपल ज्योमेट्री यूज करो और OA की वैल्यू को निकालो। तो जब हम सिंपल ज्योमेट्री यूज करते हैं और OA की वैल्यू निकालते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 0.7 टाइम्स S। आप खुद सॉल्व कर सकते हो उसको, सिंपल बस ज्योमेट्रिकल फिगर है। OAB जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को आप सॉल्व करो और सॉल्व करके इस थ्रोट की थिकनेस को आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। जहां पे S क्या है, S is known as the size of the throat, size of the weld। देखो दो चीजें डिफाइंड है यहाँ पे, एक चीज डिफाइंड है थ्रोट थिकनेस और दूसरी चीज डिफाइंड है साइज ऑफ द वेल्ड। अब थ्रोट थिकनेस क्या होती है, थ्रोट थिकनेस क्या होती है, थ्रोट थिकनेस वो थिकनेस होती है जिस थिकनेस की वजह से, जिस थिकनेस के अबाउट ये वेल्ड फेल होता है ना। और वेल्ड साइज क्या होता है, वेल्ड साइज वो ओवरलैप की डेप्थ होती है या ओवरलैप की लेंथ होती है जिसके अबाउट वो वेल्ड क्या है, चिपका हुआ है इन दोनों सेक्शन के ऊपर, है ना। तो लगभग 99% केस में हमें ये जो थ्रोट थिकनेस है, इसकी वैल्यू 0.7 टाइम्स S के बराबर ही लेके चलनी है, क्योंकि मोस्टली इन 99% केसेस क्या होता है कि इस अल्फा की वैल्यू 45 के बराबर ही हम लोगों को लेनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं होता। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है अल्फा की वैल्यू, तब तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि द अल्फा इज ऑलवेज 45 डिग्रीज, अल्फा हमेशा 45 डिग्रीज के बराबर होता है।
और अल्फा अगर 45 डिग्री के बराबर है तो जो थ्रोट की थिकनेस है वो आएगी हमारे पास 0.7 टाइम एस के बराबर, जहां एस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द थ्रोट थिकनेस। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ देखो, क्योंकि मैंने अब ये तो बता ही दिया था कि अल्फा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक टेबल बनवा सकता हूं, जिस टेबल में मैं आपको इस वैल्यू को डिफाइन कर देता हूं फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ अल्फा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग भी बना लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में। मान लीजिए कि कभी सवाल आ गया तो हम इस वैल्यू को क्या लेके चलेंगे वो मैं यहां पे अभी बता रहा हूं। देखो, अगर अल्फा की वैल्यू मैंने लिखी है लेफ्ट हैंड साइड पे, और थ्रोट थिकनेस जो है जब वो के एस के बराबर होगी तो इस के की वैल्यू मैं लिखूंगा यहां नीचे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने के की वैल्यू लेके चली थी 0.7, है ना। तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग अल्फा की रेंजेस के लिए के की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, तो आप लोग भी लिख लो। अल्फा की 60 to 90 डिग्रीज के बीच में अगर वैल्यू होती है तो के की वैल्यू आती है 0.7। ये मैंने अभी यूज की थी। 91 से 100 के बीच में होती है तो इट कम्स आउट टू बी 0.65, एक्सक्यूज मी, 0.65। 101 से लेकर 106 के बीच में होती है तो इट कम्स आउट टू बी 0.6। सिमिलरली 107 से लेकर 119 के बीच में होती है तो इट कम्स आउट टू बी 0.55, एंड 114 से लेकर 120 के बीच में होती है तो इट कम्स आउट टू बी 0.5। ठीक है, तो दिस वाज द टेबल जो आपको बना लेनी है। 99% केस में जो अल्फा की वैल्यू होगी वो इसी रेंज में लाई करेगी, और हमें के की वैल्यू को हमेशा 0.7 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब अगला जो टॉपिक है ये है स्पेसिफिकेशन ऑफ वेल्ड। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं यहां पे आपको, एक चीज यहां पे आप नोट करके लिख लो, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वेल्ड ऑलवेज फेल इन shear, फेल इन shear। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्ड जो होता है वो हमेशा थ्रोट सेक्शन पे फेल होता है, ये तो मैंने बता दिया, है ना। थ्रोट सेक्शन के अबाउट ही वो कटेगा, है ना। लेकिन वो कटेगा किस मैकेनिज्म से, किस वजह से वो फेल होगा? वो फेल होगा shear की वजह से। ठीक है, तो वेल्ड ऑलवेज फेल्स इन shear एट द थ्रोट सेक्शन, एट द थ्रोट सेक्शन। थ्रोट सेक्शन के अबाउट shear की वजह से वेल्ड हमेशा फेल होता है। ये लिख लो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वेल्ड फेल क्यों होता है तो आप उसका मेन वजह बता सकें कि क्यों होता है फेल, और कहां होता है ये भी आप बता सकें। तो मैंने एक ही स्टेटमेंट में दो जवाब दे दिए। क्यों होता है वेल्ड फेल? shear की वजह से होता है। कहां होता है वेल्ड फेल? थ्रोट सेक्शन पे होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों, इन दोनों का उत्तर आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल जाता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज कि स्पेसिफिकेशंस ऑफ फिलेट वेल्ड अब देख लेते हैं हम लोग। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस ऑफ फिलेट वेल्ड। तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ फिलेट वेल्ड में हमें क्या देख के चलना है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो एंगल ऑफ फिलेट वेल्ड होता है, यानी मैंने इससे पहले जो बनाया था, ये जो फिगर बनाया था इसका, अरे ये जो फिगर मैंने बनाया था, ठीक है, इस फिगर में मैंने इस बार उल्टा कर दिया। उस वाले में ये बल्ब ब्लैक से था, इस वाले में ये ब्लू से हो गया, या सॉरी रेड से हो गया ये वाला। सो बेसिकली ये जो एंगल है, कौन सा वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो एंगल आएगा इस वाले पॉइंट पे, दिस एंगल में रेंज, ये जो एंगल है अल्फा, इसको अल्फा नहीं बोलते, इसको थीटा बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले अल्फा हम बोल चुके हैं। तो ये जो एंगल है थीटा, दिस लाइज बिटवीन 60 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज ओनली। यानी
जो दोनों फेसेस होंगे, यानी मेंबर का, यानी मेन मेंबर का जो फेस होगा और जो गजेट प्लेट का जो फेस होगा, इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल आता है, दैट एंगल विल रेंज बिटवीन 60 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज। दैट एंगल विल रेंज बिटवीन 60 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज। ठीक है, ये है हमारे पास। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये 120 डिग्री से ज्यादा हो जाए या 60 डिग्री से कम हो जाए, यानी अगर ये हो गया एंगल, अगर 60 डिग्री से कम हो गया या 120 डिग्री से ज्यादा हो गया ये एंगल, तो इन दोनों ही केसेस में वेल्ड को प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वेल्ड प्लेसिंग बिकम्स डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल से हम वेल्ड को उसमें लगा पाएंगे। अब आप खुद सोचो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये जो दो मेंबर है, ये इसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में उतनी जगह ही कहां होगी कि आप इसके बीच में वेल्ड को ढंग से प्लेस कर पाए? तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई दिस एंगल, that is the angle of at the intersection at the overlap point of the two members shall lie between 60 degrees to 120 degrees, है ना। इससे पहले जो हमने बनाया था वो 90 डिग्री वाला केस था। 90 डिग्री मोस्ट आइडियल केस है। हमें अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्रीज। मतलब ये जो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री के इंटरसेक्शन पे ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। सो अब हम बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड पे। ये तो मैंने पहली बात तो मैंने थीटा की वैल्यू आपको बता दी स्पेसिफिकेशन में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड थिंग इज मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड ये है हमारे पास, है ना, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। द सेकंड थिंग इज दिस। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होता है ना, ये गवर्न होता है बाय थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि फिलेट वेल्ड कहां आता है। फिलेट वेल्ड वहां आता है जहां पे दो प्लेटों का ओवरलैपिंग होती है। तो एक प्लेट ऊपर वाली होगी, एक प्लेट नीचे वाली होगी। जो ऊपर वाली प्लेट होगी तो ऊपर वाली प्लेट की कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, और नीचे वाली प्लेट की कुछ थिकनेस होगी। जैसे अभी हमने एक मेन प्लेट ली थी, एक गजेट प्लेट ली थी, तो इन दोनों की कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर वाली प्लेट की थिकनेस है मान लो कुछ 10 mm और नीचे वाली प्लेट की जो थिकनेस है मान लो कुछ 15 mm, है ना। तो जो मोटी प्लेट होती है, यानी जो 15 mm वाली जो प्लेट होगी, ये 15 mm वाली प्लेट ही गवर्न करेगी कि हमें कितना मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करना है। समझ गए मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? दोनों मेंबर्स में से जो मोटा मेंबर होगा वो डिफाइन करेगा कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हमें कितना लेके चलना है, ठीक है। अब इसके लिए भी एक टेबल है, ये आप बना लो। ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, देखो, क्योंकि इस टेबल को तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। दे विल गिव यू द थिकनेस ऑफ द मेंबर एंड यू मे हैव टू अज्यूम द साइज ऑफ द वेल्ड, है ना। तो साइज ऑफ द वेल्ड मैं लिख रहा हूं राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट पे लिख लो। एंड थिकनेस ऑफ द मेंबर ये मैं लिख रहा हूं राइट साइड में। अब देखते हैं साइज ऑफ द वेल्ड हमको 3 mm लेनी पड़ सकती है जब ये थिकनेस अप टू 10 mm होती है। साइज ऑफ द वेल्ड हमें 5 mm लिखनी पड़ सकती है जब ये थिकनेस हमारे पास 11 से 20 mm के बीच में होती है। साइज ऑफ द वेल्ड हमें 6 mm लिखनी पड़ सकती है जब ये थिकनेस हमारे पास 21 से 32 mm के बीच में होती है। और साइज ऑफ द वेल्ड हमें 8 mm लेनी पड़ती है मिनिमम जब मेरे पास ये जो थिकनेस है इट इज ग्रेटर देन 32 mm। जब ये थिकनेस 32 mm से ज्यादा होगी तब हमारे पास ये वैल्यूज हमें लेके चलनी पड़ती है। सो दिस इज द टेबल विच यू हैव टू रिमेंबर, जिससे आपको ये आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कितना मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब ये एक फिलेट वेल्ड हमें उपयोग करना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के बारे में पढ़ लिया, तो अब हमें एक चीज और रह गई कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के बारे में भी हम पढ़ लें, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द थर्ड थिंग इज मैक्सिमम साइज
ऑफ वेल्ड, द थर्ड थिंग इज दिस, ओके, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। अब देखो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं हमारे पास, ब्रॉडली हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है, ब्रॉडली हमारे पास दो केसेस आएंगे। जो पहला केस आएगा वो होगा स्क्वायर एज का केस, और जो दूसरा केस होगा वो हमारे पास होगा राउंड एज का केस। मैं बताऊंगा अभी ये दोनों कैसे दिखते हैं, राउंडेड एज का केस, है ना। तो स्क्वायर एज वाला जो केस होता है उसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली, एक मिनट इसमें ऐसे साफ नहीं होगा, रुक जाओ मैं इसको सीधी लाइन बनाता हूं पहला, ये रहा, ये स्क्वायर एज है, मैंने इससे पहले बनाया था, अभी आपके सामने ये यहाँ पे है ना। स्क्वायर एज जो है हमारे पास ये यहाँ पे, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस, ये हमारे पास यहाँ पे फिलेट वेल्ड है। तो इस फिलेट वेल्ड में ये जो डिस्टेंस होती है टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर बॉटम मोस्ट पॉइंट की, इस पॉइंट की जहां से वेल्ड शुरू हो रहा है, जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज 1.5 mm, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज 1.5 mm। सो वी कैन से कि जो साइज ऑफ वेल्ड है, दिस इज नथिंग बट द थिकनेस of the member minus 1.5 mm, minus 1.5 mm. This is the size of the weld, this is the maximum size of the weld जो हम एक स्क्वायर एज में लेके चलते हैं। यानी जब एक ऐसे दो प्लेट, ऐसी दो प्लेट्स को हम जब मिलाएं, जिन दो प्लेट्स में जो एज हो वो स्क्वायर हो या पॉइंटेड हो, उसके केस में मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की वैल्यू को t माइनस 1.5 लिया जाता है, जहां t इज द थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर। यानी t जो है वो इस थिकनेस के बारे में बात हो रही है। इस टोटल थिकनेस से अगर हम 1.5 mm को माइनस कर देंगे तो मेरे पास मैक्सिमम थिकनेस, मेरे पास मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला मैं लेके चलता हूं। अब देखो जैसे ये वाला थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसा है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक मेंबर है, एक मिनट ये ब्लू लाइन से क्यों बन रहा है, ब्लैक से बनाना है, ओके। सो बेसिकली ये हमारे पास बॉटम है, ये हमारे पास यहाँ तक है, और फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ पे ऐसा ये, तो अब ये क्या हो रहा है, दिस इज अ अब ये क्या है, ये जो है हमारे पास व्हाट इज दिस इज अ राउंडेड एज। कभी कभी क्या होता है कि दो ऐसे मेंबर भी जोड़ सकते हैं जिसमें एक मेंबर की शार्प एज होने की जगह पे उस मेंबर की एक राउंडेड एज है। क्या है, राउंडेड एज है। तो इस राउंडेड एज का मतलब ये है कि अब इसके बाद फिर से मैं एक वेल्ड प्रोवाइड कर दूंगा यहां पे, ये मैंने फिर से एक वेल्ड प्रोवाइड कर दिया यहां पे, है ना। दिस इज द वेल्ड विच वी हैव प्रोवाइडेड ओवर हियर। अब क्या हो रहा है कि इस वेल्ड की जो थिकनेस है, तो वेल्ड की जो हमारे पास साइज है, जो साइज ऑफ वेल्ड है हमारे पास, जो साइज ऑफ वेल्ड है हमारे पास, ये मान लो एस मैक्स है। तो दिस एस मैक्स इज टेकन एज इक्वल टू 3/4 ऑफ टी। दिस एस मैक्स इज टेकन एज इक्वल टू 3/4 ऑफ टी। यानी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो हम लोगों को राउंडेड एज में लेके चलना होता है, ये उस राउंडेड मेंबर की थिकनेस का 3/4 होता है। राउंडेड मेंबर की थिकनेस का 3/4 होता है, ठीक है। सो आप थिकनेस ऑफ मेंबर से ये जज कर सकते हैं। अब ये थिकनेस जरूरी नहीं है कि थिकर मेंबर की हो, ये टी जो हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं है कि थिकर ही मेंबर का हो, थिनर मेंबर का भी हो सकता है। वो तो हमें देखना है कि वेल्ड किसके करस्पॉन्डिंग लगाया गया है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग हम जो मेंबर है जिसके करस्पॉन्डिंग उस वेल्ड को लगाया गया है, उस मेंबर की थिकनेस के करस्पॉन्डिंग ही हम मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो इस वाली स्लाइड में हमने मिनिमम साइज ऑफ मेंबर को डिफाइन कर दिया, और अगली वाली स्लाइड में हमने मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड को डिफाइन कर दिया। तो जब ये इन दोनों को जब मैंने डिफाइन कर दिया तो क्या हुआ, तो अब मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मैं कितना साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करूं, तो स्पेसिफिकेशन नंबर 2 और स्पेसिफिकेशन नंबर 3 से मैं ये डिफाइन करूंगा कि क्या साइज ऑफ वेल्ड मेरे को प्रोवाइड करना है, और उस साइज ऑफ वेल्ड के बेसिस पे फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं
थ्रोट थिकनेस निकाल दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस स्लाइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अब जब सारे स्पेसिफिकेशन हमने जान लिए, तब अब हमारे पास आखिरी चीज रह जाती है, फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, कि वो वेल्ड में कितनी क्षमता है, लोड लेने की कितनी क्षमता है। देखो स्ट्रेंथ इज समथिंग कि आप कितना रेजिस्ट कर सकते हो अपने अंदर, आप कितने स्ट्रांग हो अंदर से, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द लोड, कि हम कितना लोड लगाएं कि वो वेल्ड का मटेरियल फेल हो जाए। तो हमें बेसिकली वो लोड की वैल्यू को निकालना है जिस लोड की वैल्यू पे वो वेल्ड जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और कहां फेल होगा, थ्रोट थिकनेस के अबाउट फेल हो जाएगा, है ना। तो इससे पहले भी मैंने आपको जो रिवेट वैल्यू बताई थी या जो बोल्ट वैल्यू बताई थी, है ना, वो जो वैल्यू होती थी वो भी स्ट्रेंथ को शो करती थी। वो कैसी स्ट्रेंथ होती थी, वो बोल्ट की स्ट्रेंथ होती थी। यहां हमें वेल्ड की स्ट्रेंथ को निकालना है। तो देखो पेरेंट फॉर्मूला वैसा का वैसे ही रहने वाला है हमारे पास। जो पेरेंट फॉर्मूला है, दिस इज गोइंग टू बी P इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो जैसा था वो वैसा का वैसे ही रहेगा। जहां सिग्मा क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है। क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, जो हमें कोड में गिवन है, जो हमें कोड में गिवन है ना। और इफेक्टिव एरिया जो होता है, दिस इज द एरिया एट द थ्रोट सेक्शन। थ्रोट सेक्शन पे जो एरिया होता है, दिस इज द इफेक्टिव एरिया, है ना। तो अब हम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू जो कोड में गिवन है, दिस इज FU डिवाइड बाय √3 इंटू 1.25, जहां पे FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, इज द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर द वेल्ड मटेरियल। देखो यहां कंफ्यूज नहीं करना है, वहां पे जो FU था इसके पहले वाले में, वो था शेयरिंग और बेयरिंग ऑफ बोल्ट में, वो था हमारे पास किसके केस में, वो था हमारे पास बोल्ट के मटेरियल के केस में। ये जो FU है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर वेल्ड मटेरियल। ये वेल्ड के मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इफेक्टिव एरिया से, जो इफेक्टिव एरिया इज नथिंग बट L इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय थ्रोट थिकनेस। अब ये बात आ गई सर प्रॉब्लम आ गई सर, आपने थ्रोट थिकनेस निकालना तो सर सिखा दिया इसके पहले वाले में, ये थ्रोट थिकनेस अभी नहीं बताई अपन ने। क्या बताया हमने, थ्रोट थिकनेस हमने ये बताई ना कि थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू, इन मेजॉरिटी केसेस दिस इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स S के बराबर। और S की वैल्यू मैं कैसे डिफाइन करूंगा, या तो हमें क्वेश्चन में दी होगी, अगर क्वेश्चन में नहीं दी होगी तो वी आर गोइंग टू यूज द स्पेसिफिकेशंस, जो S मिनिमम से लेकर S मैक्सिमम के बीच में जो वेरी करते हैं, उससे हम लोग S की वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। तो इस S की वैल्यू की मदद से हम थ्रोट थिकनेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब बात आती है सर L इफेक्टिव क्या है। अब आपने इस पूरे फॉर्मूले में दिस इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, है ना, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर द वेल्ड, और ये है अपने पास। अब हमें L इफेक्टिव की वैल्यू के बारे में पता करना है। L इफेक्टिव क्या है, L इफेक्टिव होता है वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ, वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ, वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ। और ये जो इफेक्टिव लेंथ होती है, ये होती है हमारे पास, इसको हम लोग निकालते हैं, L इफेक्टिव इज L-2S के बराबर, L-2S के बराबर। अब इसके बारे में हम अगली स्लाइड में जरा एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है मामला। तो देखो मामला क्या होता है, मामला ये होता है कि फिर से हम उसी मेंबर को दोबारा से बनाते हैं। Okay, so this is the member which I was talking about. Okay, अब समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो मेंबर है, इसमें ये वेल्ड मान लो कि L लेंथ तक ये वेल्ड यहां पे मैंने लगाया। तो इस L को, इस टोटल L को उसकी इफेक्टिव लेंथ नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस लेंथ की एंड पॉइंट्स पे, जहां पे ये वेल्ड खत्म हो रहा है, वहां पे ये
सीधा स्ट्रेट नहीं होगा, इट इज गोइंग टू कर्व, इट इज गोइंग टू कर्व। वेल्ड के एंड पॉइंट पे वो जो वेल्ड होगा वो फैल जाएगा ना, मतलब वेल्ड ऐसा कुछ हमें नजर आएगा। जैसे मान लो कि ये लेंथ है तो ये ऐसा, यानी शुरुआत में और एंड में ये थोड़ा सा फैल जाएगा। तो ये जो ओवरऑल लेंथ है जो हम यहां से लेकर यहां तक के बीच में मेजर करते हैं, तो आप खुद सोचो कि जो बचा हुआ है, जो पहला और आखिरी का जो पोर्शन है जहां पे ये वेल्ड फैल गया, क्या ये पोर्शन रेजिस्ट करेगा? नहीं करेगा रेजिस्ट, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन में थ्रोट थिकनेस को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ये पोर्शन तो एक फैला हुआ पोर्शन है जो हमें हमारे किसी काम का ही नहीं है। जब हमारे किसी काम का नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो बचा हुआ बीच का पोर्शन है इसी को इफेक्टिव लेंथ के बराबर लेके चलेंगे, और ये जो इफेक्टिव लेंथ होगी दिस इज गोइंग टू बी L-2S, जहां पे मैं ये जो फैले हुए पोर्शन है इसकी लेंथ को मैं S के बराबर अगर मैं मान के चलूं तो मैं इससे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं बहुत ही आराम से, है ना? आप समझ गए? तो विद दिस I hope you are able to find out the ultimate load carrying capacity of the weld। अब इस एक बात और, जब ये PU की वैल्यू मुझे मिल गई ना, तो अब इस PU की वैल्यू से मैं वर्किंग लोड या सर्विस लोड की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। वर्किंग या सर्विस लोड की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, और वर्किंग या सर्विस लोड की जो वैल्यू होती है दिस इज गिवन बाय PU डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी of the load which is PU divided by 1.5। यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास है PU की जो हमें मिलेगी, अगर हम इसको 1.5 से डिवाइड कर दें, 1.5 से डिवाइड कर दें, तो जो हमें लोड की वैल्यू प्राप्त होगी वो लोड हमें हमारे पास कहलाएगा सर्विस लोड या वर्किंग लोड, है ना? और ये सर्विस लोड और वर्किंग लोड की वैल्यू को ही हमें इंपोज करना है उस मेंबर पर, ठीक है? और ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेसिकली लिमिट स्टेट मेथड का फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो परमिसिबल अल्टीमेट स्ट्रेस इन वेल्ड है, परमिसिबल स्ट्रेस जो मैंने ये जो वैल्यू मैंने यहाँ यूज की है परमिसिबल स्ट्रेस की, दिस इज गिवन इन द IS कोड IS 800-2007 इसमें गिवन है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड का फॉर्मूला है, और हमें यही सीखना है। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड अब ऑब्सोलीट है, अब उसका उपयोग नहीं किया जाता। हम लिमिट स्टेट मेथड का धीरे धीरे करके उपयोग कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से आएगा, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब मेरे हिसाब से द थ्योरी इज डन, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटिंग दिस सो दैट आवर कॉन्सेप्ट्स गेट क्लियर्ड एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद दिस टॉपिक। सो अच्छा, एक और चीज इसमें रह गई है, इसमें पिच ऑफ वेल्ड भी दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ पे पिच ऑफ वेल्ड भी दिया है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इतना है कि आप इतना समझ लो कि पिच ऑफ वेल्ड जो मैंने पिच की मैक्सिमम वैल्यू ली थी किसमें, बोल्टेड कनेक्शन में, वो सेम चीज यहाँ वेल्डेड कनेक्शन में भी हमें देखने को मिलती है। यानी जब एक जैसे मान लो कि एक आई सेक्शन है, ठीक है, ये एक आई सेक्शन है, ये इसका मैं इसको सामने से जब देखूंगा आई सेक्शन को, तो ये जब वेल्ड होगा, जैसे मान लो कि ये एक वेल्ड हो गया, ये दूसरा वेल्ड हो गया, सिमिलरली ये एक वेल्ड हो गया, ये दूसरा वेल्ड हो गया, तो हमें पता है कि आई सेक्शन के ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन आएगी, नीचे वाले पोर्शन में टेंशन आएगी। तो कंप्रेसिव वाले पोर्शन में जो पिच होती है हमारे पास, जो ये जो डिस्टेंस होती है हमारे पास इन दोनों के बीच की, दिस पिच इज टेकन एज मैक्सिमम एज 12T और 200 mm। इनमें से जो भी छोटी वैल्यू होगी उसे कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है? इनमें से जो भी छोटी वैल्यू होगी, 12T यानी 12 टाइम्स थिकनेस ऑफ द मेंबर एंड 200 mm तो आपको पता ही है। इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी उसे कंसिडर करेंगे। फिर टेंशन मेंबर के लिए P की वैल्यू को लेकर चलते हैं, तो द P मैक्सिमम इज टेकन एज 16T और 200 mm, whichever is
less. So this is the maximum pitch of the welded connection. यानी वेल्ड्स के जो मैक्सिमम पिच है वो कंप्रेसिव जोन और टेंसाइल जोन इन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज को लेके चलता है. ठीक है. अब ओवरलैप लेंथ के बारे में थोड़ा सा हम, और एक प्रोविजन रह गया है जो मैं अभी बता देता हूं यहाँ पे. ये इसके पहले वाले में आप जरा पता कर सकते हैं. ये जो L है मेरे पास, ठीक है, ये यहाँ पे ओवरलैप लेंथ शो कर रहा है. दिस इज द ओवरलैप लेंथ. और ये जो ओवरलैप लेंथ है इसकी वैल्यू कोड में मेरे पास जो डिफाइन है, दिस लेंथ, दिस ओवरलैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4t और 100 mm. 4t और 100 mm यानी 4 गुना थिकनेस या 100 mm, इन दोनों से ये वैल्यू क्या होती है, कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए. ठीक है. तो अगर ज्यादा ही होनी चाहिए तो इससे हमें, इन दोनों में से हमें किसकी वैल्यू को कंसीडर करना है ओवरलैप में, इन दोनों में से हमें मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करना है. जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी मान लो 4t की वैल्यू आ गई 120 mm के बराबर और ये रह गया 100 mm, तो हमें 120 mm की वैल्यू को कंसीडर करना है. मतलब वो या तो 4t से भी कम नहीं होनी चाहिए, 4t से भी ज्यादा होनी चाहिए और 100 mm से भी ज्यादा होनी चाहिए. तो हमें इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. आपको समझो, ज्यादा होनी चाहिए यानी 120 mm से भी ज्यादा होनी चाहिए. मान लो ये 120 mm आ गई, ये 100 mm है, और 120 mm से भी ज्यादा होनी चाहिए या 100 mm से भी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 120 mm वाला जीत गया. तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड करनी है फॉर ओवरलैप लेंथ. ओवरलैप लेंथ की ये वैल्यूज है हमारे पास. ठीक है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. अब एक टॉपिक हमारे पास और रह गया यहाँ पे, स्लॉट वेल्डिंग का एक टॉपिक और है, वो भी आप जरा यहाँ देख लो जिससे थोड़ा सा ये भी कंप्लीट हो जाए. वैसे ये ज्यादा यूटिलिटी नहीं है पर ठीक है, अब जब हो ही रहा है तो टोटलिटी में आपका सिलेबस हो जाएगा, है ना. सो दिस इज अ स्लॉट वेल्ड. देखो जब क्या होता है ना, जब हमारे पास उस मेन मेंबर की जो लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं, वो मेन मेंबर की लेंथ जो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है. वो क्या हो जाती है, इनसफिशिएंट हो जाती है. जब वो मेंबर की लेंथ मेरे पास, तो क्या करना पड़ता है हमें, तो हमें करनी पड़ती है जुगाड़. हमें क्या करनी पड़ती है, जुगाड़. जुगाड़ मतलब क्या, हमें लगाना पड़ता है दिमाग कि हम क्या ऐसा करें कि वो लेंथ बढ़ जाए, वो लेंथ बढ़ जाए. लेकिन ओवरलैप हम ज्यादा नहीं दे सकते. अगर हम ओवरलैप ज्यादा देंगे तो क्या होगा कि मान लो एक गजेट प्लेट है जिसमें 4 से 5 मेंबर जुड़े हुए हैं, अगर एक मेंबर जो है वो हद से ज्यादा अंदर तक हमने उसको ओवरलैप दे दिया, तो जो बचे हुए मेंबर है 3-4 मेंबर, वो तो सफोकेट कर जाएंगे, वो तो उनमें लग ही नहीं पाएंगे, तो वो अकोमोडेट ही नहीं हो पाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वहां पे मदद लेते हैं एक नई चीज की, जिसे जो कहलाती है स्लॉट वेल्डिंग. स्लॉट वेल्डिंग में क्या होता है कि हम जैसे मान लो कि ये तो लेंथ थी ही हमारे पास, इस लेंथ के अलावा हमने ये अंदर एक स्लॉट टाइप का बना दिया. ये दिख रहा है, ये जो बचा हुआ है, दिस इज नोन एज द स्लॉट. इस स्लॉट के प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ कि एडिशनल लेंथ हमें मिल गई, और ये जो एडिशनल लेंथ होगी ये क्या करेगी, ये हमारे पास इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को एनहांस करेगी. देखो लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ये मेरे पास लेंथ पे डिपेंड करती है, और थ्रोट थिकनेस यानी साइज ऑफ वेल्ड पे डिपेंड करती है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल पे डिपेंड करती है. 3 ही चीजों पे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड डिपेंड करता है, या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मटेरियल हो, या तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड मटेरियल हो, या तो थ्रोट थिकनेस हो. ठीक है. और थ्रोट थिकनेस यानी साइज ऑफ वेल्ड हो. तो इन तीनों चीजों से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी किसी वेल्ड की, है ना. तो हम देखो इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. ये बोथ दीज थिंग्स आर कांस्टेंट. थ्रोट थिकनेस इज कांस्टेंट, अल्टीमेट लोड कैरिंग अल्टीमेट स्ट्रेस इज आल्सो कांस्टेंट. बोथ ऑफ देम आर कांस्टेंट. विच थिंग, इनमें से ऐसी कौन सी चीज को ऑल्टर किया जा सकता है, एल इफेक्टिव.
एल इफेक्टिव की वैल्यू को हम ऑल्टर कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव, वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव। जितनी ज्यादा एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी या जितनी ज्यादा ओवरलैप की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं स्लॉट वेल्डिंग में, यही कुछ करते हैं, ये स्लॉट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। इस स्लॉट के प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है कि जो लेंथ होता है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है, और उस इंक्रीमेंट के आने की वजह से इस वेल्ड की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है इस पॉइंट पे वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो अब एक और चीज रह गई है, यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रोविजन है, यहाँ पे ये भी लिख लो, ये जो वेल्ड का ये जो स्लॉट का जो कटा हुआ मेंबर है, इसको मान लो इसकी वेट है कुछ W, दिस शुड नॉट बी लेस देन 3T और 25 mm। दिस शुड नॉट बी लेस देन 3T और 25 mm। अब आप कहोगे सर ये प्रोविजन क्यों जरूरी था? ये प्रोविजन बेटा इसलिए जरूरी था ताकि हम ये डिफाइन कर सके कि हमें कितने स्लॉट बनाने हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम स्लॉट ही स्लॉट बनाते रहो, है ना। स्लॉट बनाने के लिए भी एक तरीका होता है, नहीं तो हमारे यहाँ तो क्या है, लोगों का दिमाग चलेगा नहीं, लोग क्या करेंगे स्लॉट ही स्लॉट काट देंगे। तो वो जो पर्टिकुलर जो मेंबर होगा वो क्या करेगा, वो उसकी वजह से भी फेल हो सकता है ना। उसकी जो एक्चुअल मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर हम ज्यादा स्लॉट्स बना देंगे। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स को डिफाइंड या नंबर ऑफ स्लॉट्स को कन्फाइन करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए ये प्रोविजन भी हमारे पास कोड में गिवन है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल which I would like to tell you about the theoretical portion. Now we are going to talk about the numerical portion. Talk about the questions, the kind of questions which may be asked, kind of questions. है ना। तो बेसिकली देखो वेल्डेड कनेक्शन में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला होता है मोमेंट फ्री कनेक्शन, मोमेंट फ्री कनेक्शन, और दूसरा होता है मोमेंट कनेक्शन। मैं अभी आपको डायग्राम से दोनों बातें समझाता हूं कि दोनों होती क्या है ना। तो देखो मोमेंट फ्री कनेक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मोमेंट फ्री कनेक्शन। तो बेसिकली देयर इज अ मान लो कि जैसे आई वुड मेक अ डायग्राम इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो मान लो एक छोटा सा एक मेंबर है जो कि इसके ऊपर यहां से ऐसे ये गजेट प्लेट जो मैंने इससे पहले भी बना चुका हूं। हाँ, सो दिस इज अ मेंबर व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ वी हैव गॉट अ वेल्ड ओवर हियर, वेल्ड ओवर हियर एंड वेल्ड ओवर हियर, है ना। और इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ एक लोड लग रहा है, मान लो P, है ना। अब क्या ये जो एक्सटर्नल लोड है, इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए मेरे पास एक लोड यहाँ एक क्या बोलते हैं लोड कैरिंग जो स्ट्रेंथ है वो यहां से आएगी, मान लो ये P1 के बराबर है, एक यहां से आएगी P2 के बराबर है, और एक यहां से आएगी P3 के बराबर है। अब आप कहोगे कि सर जो वेल्ड्स है इनका ओरिएंटेशन तो अलग अलग है। ये जो ऊपर वाला वेल्ड है, जैसे मान लो कि इसको 1 कहते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में तो सर ये वेल्ड क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। फिर इस वाले पोर्शन में जो वेल्ड है ये क्या है, वर्टिकल है। और इस वाले पोर्शन में जो वेल्ड है ये फिर से हॉरिजॉन्टल है। तो आप ये तीनों के लिए फोर्सेस को आप हॉरिजॉन्टली कैसे बना सकते हैं, फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि वेल्ड ऑलवेज फेल्स इन शियर, मैंने बताया था। और वो जो शियर डेवलप होने का जो ओरिएंटेशन है वो बदल जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, यानी यहां पे जो शियर जो एक्ट कर रहा होगा वो भी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और यहां पे जो शियर एक्ट कर रहा होगा वो भी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो हमें क्या है, हमें इतना ध्यान रखना है कि इन पूरे तीनों जो हमारे पास वेल्ड्स है, इन तीनों में कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और वो जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू स्टॉप दिस फोर्स, दैट इज गोइंग टू रेजिस्ट दिस फोर्स, है ना। तो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज नोन एज अ मोमेंट फ्री कनेक्शन। मोमेंट फ्री यानी इसमें कोई मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है।
और मोमेंट फ्री कनेक्शन तब संभव है जब हमारे पास ये जो कनेक्टिंग जो मेन मेंबर हो ना, ये मेंबर सिमेट्रिकल हो। ये मेंबर कैसा हो? सिमेट्रिकल हो, है ना। जैसे फ्लैट हो जाए, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक आपके सामने। फ्लैट हो सकता है, देन वी कैन हैव अ चैनल सेक्शन एज वेल। चैनल हो सकता है हमारे पास, फ्लैट हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के मेंबर्स होते हैं जो मेंबर सिमेट्रिकल होते हैं, और इन सिमेट्रिकल मेंबर्स की वजह से जो कनेक्शन हमारे पास जनरेट होता है, दैट इज अ मोमेंट फ्री कनेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ मोमेंट कनेक्शन। अब मोमेंट कनेक्शन में क्या होगा? देखो बात सेम रहने वाली है, बस क्या बदल जाएगा, जो मेंबर है, ये देखो जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहने वाला है। ये अब मैं यहाँ पे इस मेंबर की जगह पे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ओके। तो दिस इज द मेंबर एंड दिस इज द गजेट प्लेट। ये एक लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी हाथ से पढ़ाते वक्त, तो इसलिए इन सब चीज़ों को दिल पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर लाइन टेढ़ी हो गई तो कोई बात, उसमें क्या है। ओके सर, तो अब यहाँ पे भी लोड लगेगा, कुछ पी लोड, है ना। अभी जब पी लोड लगा तो क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे मैंने ये क्या शो किया है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कौन सा मेंबर है सर, ये कौन सा मेंबर है सर। सर आई अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू टेल दैट दिस इज एन एंगल सेक्शन, और ये जो छोटा सा, ये जो हमने जो इसको जो शो किया है, ये जो दो लाइनों से जो हमने शो किया है, ये बेसिकली इसका टॉप मोस्ट पोर्शन है। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक एंगल सेक्शन की बात हो रही है। अब देखो एंगल सेक्शन में क्या होता है ना, एंगल सेक्शन में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे लाई करता है, ना तो इसके पास में ना तो इसके पास में। इसकी लेंथ इक्वल भी हो सकती है, यानी इट कैन बी अ इक्वल एंगल सेक्शन, इट कैन बी एन अनइक्वल एंगल सेक्शन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट L1 इज इक्वल टू LU, तो इक्वल एंगल सेक्शन कहलाएगा। अगर L1 इज नॉट इक्वल टू LU तो इट विल बी कॉल्ड एज एन अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा ना, ये जो लोड लगेगा, ये जो आप ये जो लोड देख रहे हो ना, this load will be acting to a line which line is parallel to the, which line is passing through the center of gravity। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये लोड पास कर रहा है, यानी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड coincides with the center of gravity। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो लाइन है ये इस पूरे, इसके बीच में नहीं, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आर पार जा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आर पार जा रहा है। ओके सर, अब क्या? अब कुछ नहीं, फिर से वही वेल्ड बना देते हैं अपन लोग यहाँ पे, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। तो ये वेल्ड बना दिया सर हमने। अब क्या सर, अब क्या समस्या है सर? समस्या है ना बेटा, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या कैसे है कि देखो हमारे पास वेल्ड तो देखो बिल्कुल उसी की लाइन में एक्ट करेगा। ये P1 होगा, दिस इज गोइंग टू बी P2 एंड दिस इज गोइंग टू बी P3। एक्ट तो वो हमेशा उस डायरेक्शन में करेगा जो डायरेक्शन लोड के ऑपोजिट है, यानी जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके ऑपोजिट ही एक्ट करेगा ये रेजिस्टेंस वाली फोर्स, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम क्या है? आप ये ध्यान से देख रहे हैं इस चीज को, ये इस जोन में देखो, ध्यान से देखो। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर, डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। दीवार पे लिख लो, डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि देयर हैज टू बी अ कपल, एक कपल होगा यहाँ पे। ठीक है, एक कपल होगा। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं
ये तीनों फोर्सेस जो मोमेंट जनरेट कर रही है, वो मोमेंट इस फोर्स की वजह से जो जनरेट हो रहा है, उन दोनों मोमेंट की वैल्यू जो हो, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी जाके ये एक मोमेंट फ्री कनेक्शन कहलाएगा, मोमेंट फ्री कनेक्शन कहलाएगा। और हम चाहते हैं कि मोमेंट फ्री कनेक्शन ही होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिजाइनिंग इज ऑलवेज फॉर अ मोमेंट फ्री कनेक्शन, क्योंकि अगर मोमेंट आ जाएगा देन दिस इज गोइंग टू बी in a completely different category which is known as an eccentrically loaded member। हम नहीं चाहते कि मोमेंट हो, we do not want। तो इस मोमेंट वाले कनेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? we have to convert it into a मोमेंट फ्री कनेक्शन, तभी जाके इसकी डिजाइन हम कर सकते हैं। और इस मोमेंट फ्री कनेक्शन बनाने के चक्कर में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे यहां जनरेट हो रहा है इस P1, P2 और P3 की वजह से, वो इस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों मोमेंट्स आपस में बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि दिस मेंबर इज गोइंग टू बी अ मोमेंट फ्री कनेक्शन। और मोमेंट फ्री कनेक्शन हो जैसे ही वो हो जाएगा तो हम डायरेक्टली उसमें उस स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने ये यहाँ पे डिफाइन की है। दिस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ये मतलब बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है। इसको, इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, इसको इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वी आर गोइंग टू put it in a box। when you put anything in a box this means that this is important, this means that this is important। ये फॉर्मूला जान है, इस टॉपिक की जान है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप हर प्रकार का वेल्ड का क्वेश्चन कर ले जाओगे। यू विल नॉट रिक्वायर एनी अदर हेल्प। ठीक है, अब ये तो मैंने काइंड ऑफ क्वेश्चंस के बारे में थियोरेटिकल एक डिस्कशन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अ एक्चुअल प्रॉब्लम। अब हम इस एक्चुअल प्रॉब्लम को जरा देखते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम को देखने से पहले प्रॉब्लम लिखना जरूरी है, तो जरा लिख लीजिए जो मैं यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन, एन ISLC 300, इसकी प्रॉपर्टीज है AG इज 4211 mm², AG है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, TF यानी थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज 11.6 mm, ठीक है, TW दैट इज थिकनेस ऑफ वेब इज 6.7 mm, ये सब हमारे पास स्टील टेबल से हमें मिल जाएगी। इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, इज यूज्ड टू ट्रांसमिट a factored tensile force, a factored tensile force of 900 kilonewton, of 900 kilonewton. It is connected to 10 mm gusset plate, to 10 mm gusset plate. Design the fillet weld, design the fillet weld if the overlap is limited to 350 mm and welding can be done on only 3 sides, and welding can be done on only 3 sides. Use slot welding if required, use slot welding if रिक्वायर्ड। हाँ, और हमें एक और चीज दी है कि जो वेल्ड का मटेरियल है उसके FU की वैल्यू दी हुई है 400 मेगापास्कल के बराबर। ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, मतलब दिल जीत ली तत्सी, दिल जीत लिया सर आपने।
अब इसको जरा सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे पास एक ISLC गिवन है। इसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं ढंग से। हमारे पास एक ISLC गिवन है, वी हैव गॉट एन ISLC and then this is the properties of the ISLC. Factored tensile force is given to us, this is 900 kilonewton. Then we are given the thickness of the gusset plate, we have the thickness of the gusset plate as 10 mm. We have to design the fillet weld, हमें fillet weld को डिजाइन करना है। अगर ओवरलैप 350 mm तक लिमिटेड है और वेल्डिंग जो है इट इज डन ओनली ऑन द 3 साइड्स, वेल्डिंग 3 तरफ से हो रही है। तो सर क्या किया जाए सर, व्हाट डू वी हैव टू डू? We have to first of all make the cross section of this particular member. ये हमारे पास मेंबर है, इसका क्रॉस सेक्शन जरा हम लोग एक बार बना लेते हैं। एक मिनट। ओके, सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मेंबर, है ना? ये क्रॉस सेक्शन है हमारे पास मेंबर का। अब क्योंकि ये एक सी सेक्शन है, तो दिस इज द सी सेक्शन। सी सेक्शन कैसा होगा? इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक अ कट इट इनटू हाफ, देन इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ओके, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये एक ISLC सेक्शन है, लाइट वेट चैनल सेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि चैनल सेक्शन लुक्स लाइक अ सी, चैनल सेक्शन सी की तरह नजर आता है, एंगल सेक्शन एल की तरह नजर आता है, टी सेक्शन टी की तरह नजर आता है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो व्हिच वी आर डीलिंग अप विद इन दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, हमें ये भी गिवन है कि इस क्वेश्चन पे जो लोड लग रहा है, द लोड व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस, the factor load which is acting on this is equal to 900 kilonewton, ये भी हमें पता है। ठीक है, now what we have to do is it is also given that we can only weld on 3 sides। तो एक साइड तो ये हो गई अपनी वेल्डिंग की, ठीक है, दूसरी साइड ये हो गई अपनी वेल्डिंग की, और तीसरी साइड सर ये हो गई अपनी वेल्डिंग की। तो हो गई 3 साइड की वेल्डिंग अपने पास। अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये यहाँ पे एक वेल्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक वेल्ड हो जाएगा, और ये सामने से देखेंगे तो ये एक वेल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली अपन ने कर दिया 3 साइड से वेल्ड। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू ही पास करेगा ये लोड, जो हमारे पास ये जो यहाँ पे जो लोड है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास कर रहा है। अब आखिरी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने दी हुई यहाँ पे, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, जो आप लोग भूल गए, भूले तो नहीं है, मतलब ध्यान नहीं। अब आकर्षित करना चाहूंगा आपका ध्यान इस पॉइंट पे कि ओवरलैप जो है ये लिमिटेड है 350 mm तक का। मतलब क्या है सर, मतलब बेटा वेरी सिंपल, दैट दिस लेंथ कैन नॉट एक्सीड 350 mm। अच्छा सर, तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जो मैक्सिमम लेंथ है ये 350 mm के बराबर होगी, बस इससे ज्यादा तो आगे बढ़ नहीं सकता ये ओवरलैप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। तो जो इतना समझ में आ गया अगर आपको, तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ओवरऑल लेंथ है वो हमारे पास इस लेंथ, ये जो लेंथ है हमारे पास 300 mm, ये लेंथ और ये लेंथ जो कि हमारे पास 350 mm गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर ये लेंथ, इस लेंथ और इस लेंथ, ये जो तीनों लेंथ है अगर हमारे पास, इन तीनों लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास ओवरऑल लेंथ मिल जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यू कैन वेरी इजीली गेट द ओवरऑल लेंथ बाय दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज L is equal to 300 plus 350 plus 350 या 350 हो गए 700 और 300 हो गए 1000 mm। वाओ सर, इतना तो सर समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देख के कि इतने तक ही सर हम इतनी लेंथ ही प्रोवाइड कर सकते हैं सर। ओके, तो कोई बात नहीं, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा उसी फॉर्मूले को, उसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे हम जरा दोबारा जाएंगे। किस फॉर्मूले पे? अब एक काम करते हैं, स्लाइड थोड़ी चेंज कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे समझ में आए।
अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी ऐतिहासिक फॉर्मूले को दोबारा आपके सामने यहां लिखेंगे। सो दिस इज L effective into throat thickness। ओके सर, अब सर अगर इस कनेक्शन को सेफ रहना है, किस कनेक्शन को, इस कनेक्शन को अगर सेफ बने रहना है, तो ये जो P अल्टीमेट की जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 900 किलो न्यूटन, क्योंकि ये जो PU है दिस इज द P, इसको PU डैश बोल दो, चलो इसको PU डैश बोल दो। ये जो PU डैश है दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड को शो कर रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड जो रहेगी दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू हमारे पास, सॉरी दिस इज, मैंने लेस लिख दिया, ये गलत है। PU शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 900 mm, ये PU डैश जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 900 mm, यानी ये जो वैल्यू है या तो ये 900 किलोन्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। इन दोनों ही केसेस में वो जो कनेक्शन है वो सेफ बना रहेगा। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो अगर PU डैश की वैल्यू मान लो 1000 किलोन्यूटन आ गई, तो जो 900 किलोन्यूटन जो अभी जिस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में जो 900 किलोन्यूटन जो लोड लग रहा है, उसको तो बड़े आराम से वो सेक्शन झेल जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो सेक्शन आराम से उसको झेल जाएगा। तो हमें क्या इस PU डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, PU डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो कर लो कैलकुलेट, क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला कर लो कैलकुलेट। सर दिक्कत तो है सर, दिक्कत तो बहुत बड़ी है सर। देखो ये वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 400 मेगापास्कल, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन को। अब यहां पे आएगी गूगली, इस चीज को अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहां दिया हुआ है यहां पे कि इतनी आपको लेके चलना है एस की वैल्यू, क्या साइज ऑफ वेल्ड दिया हुआ है कहीं पे इस क्वेश्चन में, एक बार अच्छे से पढ़ लो, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ ना, तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है सर कि वी हैव टू फर्स्ट, क्योंकि थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 0.7 टाइम्स एस के बराबर, और एस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो एस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको इसके पहले समझाए थे, मैंने कुछ क्राइटेरिया आपको इसके पहले वाली स्लाइड्स में। दिस इज द मिनिमम वेल्ड क्राइटेरिया एंड दिस इज द मैक्सिमम वेल्ड क्राइटेरिया, ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई थी ना। तो आपको अपनी विवेक का उपयोग करना है और इस विवेक का उपयोग करके इस एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इस एस की वैल्यू को आपको अज्यूम करना है कि इतने तक की एस की वैल्यू, क्योंकि ये रेंज मुझे मिल जाएगी, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एस विद इन दिस रेंज, और इस रेंज के अंदर ही कहीं पे उस एस की वैल्यू को लाइक करना पड़ेगा, है ना। तो हम इस पॉइंट को आप पे छोड़ दे रहे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस। यहां पे आप 3 या 4 लाइनें बीच में छोड़ दो, मैं इसको डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सिंपल स्पेसिफिकेशंस हैं, आपको अपने विवेक का उपयोग करना है, बुद्धि का उपयोग करना है और समझना है कि एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी और एस मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एस मैक्सिमम और एस मिनिमम की वैल्यू को मैंने अभी बताया था आपको, एस मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट पे डिपेंड करता है। तो देखो अब मैं छोटा सा एक हिंट दे रहा हूं, यहां पे 2 प्रकार के जंक्शन है, एक ये है जंक्शन, ठीक है, मैं स्टार से मार्क कर रहा हूं, और दूसरा जंक्शन ये है। जो पहला प्रकार का जंक्शन है इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ द फ्लैंज एंड द गजेट प्लेट, और जो दूसरा जंक्शन है इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ द वेब एंड द गजेट प्लेट। इन दोनों ही जंक्शंस के लिए थिकनेस की वैल्यू अवेलेबल है। गजेट प्लेट की थिकनेस 10 mm है, थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास और थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारे पास। तो इन दोनों के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए ही हमें एस मिनिमम की वैल्यू और एस मैक्सिमम की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। एक किसके लिए, एक फ्लैंज और गजेट प्लेट के लिए और एक वेब और गजेट प्लेट के लिए, ठीक है। एस मिनिमम की वैल्यू और एस मैक्सिमम की वैल्यू,
और फिर इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमें कॉमन रेंज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि ये वैल्यू हमारे पास कुछ आ गई 10, ये वैल्यू आ गई 20, ये वैल्यू आ गई कुछ 5 और ये वैल्यू आ गई कुछ 15। तो आप खुद सोचो, इसका मतलब जो ओवरऑल रेंज है वो इस कनेक्शन के लिए 5 से 15 के बीच में वेरी कर रही है, इस कनेक्शन के लिए 10 से 20 के बीच में वेरी कर रही है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो इससे मैं एक कॉमन रेंज लेके चलूंगा, तो एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए वेल्ड की जो इसे भी सेटिस्फाई करे और जो इसे भी सेटिस्फाई करे। तो मैं कौन सी वैल्यू को लेके चलूंगा? यहाँ पे देखो 10 से 20 के बीच में और 5 से 15 के बीच में वो नंबर लाई करना चाहिए। आई कैन टेक दिस नंबर एज 11। ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। और इसका मतलब है कि हम 11 mm के साइज का वेल्ड पूरे दोनों कनेक्शंस के लिए उपयोग कर सकते हैं, दोनों टाइप के जंक्शंस के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आपको यही करना है, इन दोनों क्राइटेरियाज की मदद से एस मिनिमम और एस मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो मैंने इसके पहले की स्लाइड में बताई थी। और फिर उसके बाद जज करना है कि आप कौन सी एस की वैल्यू को लेना चाहेंगे, आप कौन सी साइज ऑफ वेल्ड की वैल्यू को लेना चाहेंगे, है ना। दिस इज ऑन यू। इसके लिए 3 या 4 लाइनें आप बीच में छोड़ दो, इस स्टेप को आप खुद लिखोगे अपनी कॉपी में, है ना। मैं आपको डायरेक्टली यहां पे एस की वैल्यू बताऊंगा। उस एस की वैल्यू को जो यहां पे उपयोग की गई है, दैट एस विल बी टेकन एज 5 mm. I am taking the value of S as 5 mm. Now check. अब ये आपको चेक करना है कि मैंने 5 mm सही ली है कि गलत ली है। मेरे हिसाब से तो सही है। 5 mm का वेल्ड मैं दोनों जंक्शंस में उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूं। दिस वैल्यू ऑफ S कैन बी यूज हेयर टू फाइंड आउट द थ्रोट थिकनेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं इस P डैश की जगह पे 900 किलोन्यूटन मैक्सिमम वैल्यू लेके चलता हूं अगर मैं, और FU की जगह पे 400√3 1.25 मल्टीप्लाइड बाय L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस की जगह पे 0.7 टाइम्स 5 इसको पुट करता हूं, तो मेरे पास कुछ L इफेक्टिव की वैल्यू आती है। ये जो L इफेक्टिव की वैल्यू होती है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1391। देखो ये किलोन्यूटन में है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देना, 1391.84 mm। अच्छा सर, प्रॉब्लम हो गई सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। अच्छा एक बात और, यहाँ पे क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी आर गोइंग टू टेक L एज इक्वल टू L इफेक्टिव। यहाँ पे हम साइज ऑफ थ्रोट थिकनेस, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम साइज ऑफ थ्रोट थिकनेस को लेके नहीं चलेंगे, उसको निग्लेक्ट कर देंगे। -2s जो होता था ना, उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो जो ओवरऑल लेंथ होगी इसको इक्वेट कर देंगे L इफेक्टिव से। सर प्रॉब्लम हो गई सर, बहुत बड़ी। ये L इफेक्टिव की वैल्यू हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं सर इस कनेक्शन में। अच्छा, और सर आप तो कह रहे हो कि इतने L इफेक्टिव की वैल्यू की जरूरत है, इसकी जरूरत है। अरे बाप रे, ये रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर। मतलब मैं ऑफर कर रहा हूं 1000 mm की लेंथ और जरूरत है मुझे 1300 mm की लेंथ की। अरे दादा, इसका मतलब क्या है? तो ये तो फेल हो जाएगा, तो मेंबर फेल हो जाएगा, क्योंकि इतनी लेंथ में प्रोवाइड ही नहीं कर पाया उस मेंबर को। अब क्या करें सर, अब क्या करें? वेरी इजी, व्हेन शशांक सर इज हियर, नो प्रॉब्लम। जुगाड़ निकालेंगे फिर से कुछ, जैसे अभी तक निकालते हुए आए हैं। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है लाइफ में, हमेशा याद रखो। तो L इफेक्टिव जितनी हमारे पास जो एडिशनल, इसको समझने के लिए सबसे पहले एडिशनल लेंथ जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू को निकालना जरूरी है। तो इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने इसकी वैल्यू 1391.84 ली थी, 1391.84। इसमें से अगर मैं 1000 को माइनस कर देता हूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ 391.84। अप्रोक्सीमेटली 400 mm के आसपास तक ये वैल्यू में अज्यूम करके चल सकता हूं। ठीक है, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मतलब क्या है सर, कि मैं अगर इतनी एक्स्ट्रा लेंथ वेल्ड की प्रोवाइड कर पाया, एक्स्ट्रा लेंथ अगर मैं वेल्ड की प्रोवाइड कर पाया, तो वो जो कनेक्शन होगा वो सेफ हो जाएगा।
तो जरा पीछे चलते हैं और जरा एक लाइन और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। वो लाइन क्या है? वो लाइन क्या है? यूज स्लॉट वेल्डिंग इफ रिक्वायर्ड। ओ, तो ये तो संजीवनी बूटी हो गई सर, संजीवनी बूटी हो गई। बहुत आसानी से स्लॉट वेल्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। अरे वाह, क्या बात सर, ये तो मतलब मिठाई खाने की बात हुई। ये तो मतलब सर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, तो इस क्रॉस सेक्शन में हम कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स प्रोवाइड कर दें यहाँ इसके अंदर। तो इस एक्स्ट्रा स्लॉट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा कि ए एक्स्ट्रा लेंथ हमको मिल जाएगी, जो ये स्लॉट में हम अंदर जो काटेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द एक्स्ट्रा लेंथ। अच्छा सर, तो इस एक्स्ट्रा लेंथ की वैल्यू को, ये जो स्लॉट में जो एक्स्ट्रा लेंथ आई है, ये एक्स्ट्रा लेंथ हमें बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। तो वी कैन वेरी इजीली फाइंड दैट दिस 400 mm कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज 100 mm के 4 पार्ट अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं इसमें कि जो स्लॉट होगा वो हमारे पास कितनी थिकनेस का आएगा। द स्लॉट विल कम ऑन अ थिकनेस ऑफ, मान लो कि 2 स्लॉट हो गए यहाँ पे, एक स्लॉट ये हो गया, ओके सर, ये 2 स्लॉट हो गए सर हमारे पास। सो बेसिकली वी कैन से दैट ये सभी स्लॉट्स में यहाँ पे वेल्डिंग है, यहाँ पे इसके तीनों एजेस पे। तो वी कैन प्रोवाइड अ टोटल ऑफ 4 स्लॉट्स ऑफ 100 mm ईच। 100 mm के स्लॉट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। वी रिक्वायर 100 mm स्लॉट्स। 100 mm का स्लॉट हम देंगे और इस 100 mm के स्लॉट से हम डायरेक्टली कह देंगे कि now the effective length which we have provided is 1000, तो पहले से थी, प्लस 400 mm जो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी, तो आ गई 1400 mm की इफेक्टिव लेंथ। और इस 1400 mm की इफेक्टिव लेंथ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अब ये कनेक्शन सेफ हो जाएगा। नाउ दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी सेफ। एंड फाइनली this is going to be the value of the weld। इस वेल्ड को हम पूरे लेंथ के अबाउट यहाँ पे, इस पूरे के अबाउट यहाँ पे पुट कर देंगे। ओवरलैप अभी भी 350 तक ही है, 350 तक का ओवरलैप हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you people understood the concepts which I had delivered today। कल की क्लास में हम थोड़ा बहुत जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। होप यू पीपल अंडरस्टूड each and every concept which I had tried to deliver in today's class। I thank you all for being patient enough to listen to the entire lecture and understand the concepts which I have tried to deliver to you। हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, wear a mask, and I am going to meet you in the next lecture। Thank you।